अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी देन प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके तरफ से 164 का बयान रिकॉर्ड कराया गया है और वो बयान है साइफर के मुतल्लिक। और इसकी काफ़ी पिछले साल आपको मालूम है बहुत जिक्र रहा और उसके बाद जब साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई फारिग हुए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो उन्होंने वो आके साइफर लहराया भी कि ये मेरे खिलाफ एक बैरूनी साजिश हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान साहब जो बड़े अरसे से किसी को मिल नहीं रहे थे और उनके हवाले से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी और अचानक आज पता चला कि उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया है और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। सारा दिन आप लोग सुनते रहे होंगे और लेकिन इसके बाद जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि एफआईए ने आज तीसरा नोटिस साबिक चेयरमैन साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भेज दिया है और नोटिस है कि जी वो 25 जुलाई को बजाते खुद एफआईए के सामने पेश हों और वो तमाम दस्तावेजात जो कि साइबर टेलीग्राम से रिलेटेड हैं वो लेके आए। और ये तीसरा नोटिस है और इस नोटिस में लिखा गया है कि पहला नोटिस आपको 1 नवंबर 2022 को दिया गया था और दूसरा नोटिस जो है इसी हवाले से आपको 30 नवंबर 2022 को भेजा गया था। और ये फेडरल कैबिनेट ने एक फैसला किया था कि एफआईए इसको इन्वेस्टिगेट करे कि नेशनल सिक्योरिटी जो है और नेशनल सिक्योरिटी प्रेजुडिसिंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बाय डायरेक्टली रिवीलिंग विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हिज पॉलिटिकल एसोसिएट्स एंड द देन सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर थ्रू साइफर टेलीग्राम, इट्स सब्सिक्वेंट मिसयूज एंड अनऑथराइज्ड रिटेंशन। तो ये जो है बाकायदा तौर पर उनको 25 जुलाई को तलब कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था एफआईए को कि इसी हवाले से जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है और वो भी इसी हवाले से ऑडियो लीक्स भी एक टाइम पर आ गई थी और बहुत क्लियर था कि उसमें कोई साजिश सामने नहीं आई। लेकिन जो उस वक्त की हुकूमत थी, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी और 37वें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बाकायदा तौर पर लिखा गया था जो उसमें प्रेस रिलीज में, द कमेटी कंक्लूडेड दैट द कम्युनिकेशन अमाउंटेड to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. और फिर कहा कि the committee decided that Pakistan will issue a strong démarche to the country in question both in Islamabad and in the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms. नाज़रीन, ये जो है ये पीटीआई के गवर्नमेंट में जो 37वीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी, सर्विस चीफ सब मौजूद थे। और उसके बाद फिर जब 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब हो गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि रजीम चेंज जिसको पॉपुलर नाम दिया गया, उसके बाद 22 अप्रैल को फिर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जो कि 38वां इजलास था। इसमें फिर वाज़े तौर पर यह कहा गया कि द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीअफर्म द डिसीजंस ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि 37वां इजलास था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज अगेन इन्फॉर्म्ड बाय द प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसीज दैट दे हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ any conspiracy, and the National Security Committee concludes that there has been no foreign conspiracy. तो नाज़रीन, ये जो है मामला उस वक्त भी सामने रहा और आज जो है साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चेयरमैन पीटीआई एंड देन प्राइम मिनिस्टर उनके हवाले जो मोहम्मद आजम खान साहब का 164 का बयान आ गया। अब पीटीआई जो है वो बहुत सारे सवालात भी उठा रही है और सबसे अहम सवाल जो उन्होंने इस वक्त उठाया है उस हवाले से ये है कि जी आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, पुलिस इनकी तलाश में है। और फिर सवाल यह है कि एक गुमशुदा शख्स की जानिब से मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान
और ये कैसे हो गया। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और आमिर ज़िया साहब, जाने पहचानी शख्सियत, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब, सीनियर लॉयर हैं, ताकि हम थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट इसका देख लें, उसके बाद फिर आगे अपने पैनलिस्ट की तरफ चलेंगे। जहांगीर जदून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर जदून साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, पहले कहा जा रहा था कि जी ये वादा माफ गवाह बनेंगे। हमारे ही चैनल पे आमिर मतीन साहब ने ये खबर भी कोई 4 जुलाई को ब्रेक की थी कि ये जो है बहुत मुमकिन तौर पर बहुत जल्द जो आजम खान साहब हैं, मोहम्मद आजम खान साहब, ये वादा माफ गवाह बनेंगे। और आज हम 164 का बयान देख रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई का जो सवाल है कि गुमशुदा शख्स जिसके ऊपर एक एफआईआर भी है, पुलिस तलाश कर रही थी, वो अचानक कैसे 164 का बयान दे दिया उन्होंने? क्या उनको कस्टडी में लिया गया था, उनसे इन्वेस्टिगेशंस की गई थी, उसके बाद 164 का बयान आता है? और ये क्या वादा माफ गवाह बनने के लिए ये एक पहला कदम है? जहांगीर जदून साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर सारे जिसने आपने बहुत बड़ा अहाता किया है, पूरी हिस्ट्री बता दी है, इसमें देखें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कोई भी काम जो प्राइम मिनिस्टर उसकी कंसेंट के बगैर नहीं करता। जो भी फाइल जाती है, चाहे वो साइफर हो, वटेवर फाइल हो, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की प्रिंसिपल जिम्मेदारी होती है कि हर काम उसके जरिए होता है। तो अगर साइबर के डिस्क्लोज करने पे पब्लिकली कोई ऑफेंस बनता है तो उसमें आजम खान बराबर के शरीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने आजम खान को बचा के उसको गवाह बनाया है, इसका मतलब है कि उसकी फाइलें थी किसी के पास, वो उसको दिखाई होंगी कि ये आपके मामलात हैं, अगर ये बयान दोगे तो इस तरह हो जाएगा, ये नहीं दोगे तो इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह देखें ना, अगर आपका एक जेन्युइन केस भी था तो उसको आपने खराब कर दिया है। मेरे हाथ में, मैं लीगल ओपिनियन दे रहा हूँ, उसमें उसके अंदर कोई वजन है, कोई उसके अंदर रीजनिंग है। रीजनिंग ये है कि अगर आपने उसको 9 जून से वो बंदा लापता है, उसकी एफआईआर कट चुकी है, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है, तो उसमें पुलिस ने जवाब दिया जी कि हमें तो पता ही नहीं है इसको किसने उठाया है, ना कोई सेफ सिटी कैमरा के अंदर मौजूद है, ना किसी एजेंसी का कोई पता चल रहा है। तो फिर आजम खान अचानक किससे बरामद हुआ, किस तरह फिर उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई? और मैं लीगली बता दूं, इस स्टेटमेंट की इन द आइज ऑफ लॉ कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने इसकी स्टेटमेंट पे ये मुकदमा कायम करना है तो देन यू हैव स्पॉइल्ड योर केस डेफिनेटली, एंड उनको वक्ती तौर पे उनके लिए कोई मसला बन सकता है जो आप बनाना चाहें। तो वो जो असली केस था वो भी आपने इनकी 164 की स्टेटमेंट अंडर दीज सर्कमस्टांसेस लेके केस को खराब कर दिए। जहांगीर जदून साहब, एक आम तासुर यह है कि जब 164 का बयान लेना होता है तो जिससे ले रहे होते हैं उसको बार बार पूछा जाता है कि आप ये किसी जोर जबरदस्ती के तहत तो नहीं दे रहे, ये आप अपनी स्वीट विल के तहत दे रहे हैं। जिस तरह हमें याद है जब इसाक डार साहब का एक 164 का बयान बहुत पॉपुलर हुआ था हुदैबिया मिल्स के हवाले से, उसमें वो पहले 4 सफ़े लगे हुए थे कि बाकायदा टाइम दिया जाता था और फिर दोबारा उनसे बयान हल्फी लिया जाता था। क्या अब आप फिर बताएं हमें? इसमें जो सेटल्ड लॉ है जी, 164 का रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है। ये अब तो मेरे पास तो टेस्टेड कॉपी नहीं है, अब टेस्टेड कॉपी आएगी। अब जिस स्टेट के पास इसको लाया गया है वो भी खुफिया रखा गया है, ये तो आज मीडिया को डिस्क्लोज किया गया है। अब ये स्टेटमेंट कहां से किसने डिस्क्लोज किया, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि एजेंसी का। अगर ये एफआईए के पास था, एफआईए इंक्वायरी कर रही है, एफआईए ने उनका ये बयान रिकॉर्ड कराया है, तो उन्होंने पहले तो मीडिया को चलो जिसने रिलीज कर दिया नहीं करना चाहिए था। दूसरा, उसके अंदर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर 364 का एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि ये स्टेटमेंट किस तरह रिकॉर्ड कर दी गई। फिर इस जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड की एविडेंस के अंदर एडमिसिबिलिटी है, वो उसको 264J जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो कंसिडर करता है। वो कहता है कि एक्यूज्ड अगर बयान दे रहा है, अगर विटनेस है, अब ये भी नहीं पता कि इसने एज ए को एक्यूज बयान दिया है या एज ए विटनेस बयान दिया है। अगर इसने विटनेस बयान दिया है तो इमरान खान को एलिगेशन। क्विकली एक चीज और बता दें जहांगीर जदून साहब, क्योंकि मैंने फिर बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाना है। एक चीज, लाहौर हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को जो है वो हुक्म इम्तना खारिज करते हुए एफआईए को
ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने, और इस साइफर के हवाले से भी 2 ऑडियो लीक्स जुड़ी हुई हैं। तो अब क्या ये जो 164 की जो स्टेटमेंट है, ये क्या उसमें तकवीयत उसको देती है कि उसको भी अब इन्वेस्टिगेट किया जाए? क्योंकि ऑडियो लीक्स के हवाले से बहुत सारे सवालात आते थे कि जी बहुत एक कम्बरसम प्रोसीजर है जिसमें कि जी किसने करवाई, कौन कर रहा था, किसने की, करने वाले जिसकी ऑडियो रिकॉर्ड हुई उसकी इजाजत थी नहीं थी, पर्सनल डोमेन में इंफ्रिंजमेंट है, और बहुत सारे ये मैं आपको जी देखें ऑडियो पे एक जस्टिस खोसा साहब जाते जाते एक जजमेंट दे गए PLD 2019 मिर्जा इश्तियाक बेग वाले केस में। उसमें ऑडियो को साबित करना इतना मुश्किल है कि कम अज कम जो है जो उन्होंने जजमेंट दी हुई है अगर उसकी रोशनी में आप करेंगे तो कोई भी ऑडियो वीडियो साबित हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जो वो साकिब बेटा है अपना चीफ जस्टिस साहब का जो एक्स है, उनके बेटे के उसमें स्टे दिया हुआ है, उसमें उसने माइकल से पॉइंट किए हुए हैं, उन्होंने ये कहता है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की है इसका भी पता करना चाहिए। तो इसमें भी अभी ऑलरेडी एक मैटर सब जुडिस है। तो मेरे ख्याल में अगर ऑडियो पे तहकीकात करेंगे तो इनके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि ऑडियो को किस तरह कोर्ट के अंदर असल देखें। आपने कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है, ऐसी एविडेंस करनी है जो आपके केस को सपोर्ट कर सके। अगर आपने केस को खराब करना है, आप 164 का स्टेटमेंट देखें तो जिन सर्कमस्टांसिस के तहत हो रहा है ये कभी भी कोई भी लॉ इसको एडमिसिबल नहीं करेगा। नेशनल सीक्रेट एक्ट, किसी एजेंसी की कस्टडी में कोई भी बयान उसकी कस्टडी में होते हुए या उसको दोबारा पुलिस कस्टडी में होते हुए देंगे, वो इंड्यूसमेंट का बयान होगा, वो अंडर प्रेशर होगा, वो इंटिमिडेशन होगा, या जो भी उसके अंदर पैरामीटर या जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया गया है वो उसकी एविडेंसी वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर देगा। सही। आमिर ज़िया साहब की तरफ बढ़ूंगा। आमिर ज़िया साहब, डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हुई। पहले सुबह 164 का बयान रिकॉर्ड होता है, कल 2 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट का भी जो है फैसला आया था, FIA को कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेट करें ऑडियो लीक्स के अंदर, और उसके बाद फिर आज शाम को FIA जो है बाकायदा तौर पर साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI उनको तलब कर लेती है 25 जुलाई को, और उनको कहते हैं कि साइफर के हवाले से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो भी साथ लेके आए। एक टाइम पर चेयरमैन PTI कह चुके हैं कि मुझसे वो गुम चुका हुआ है साइफर। मुझे राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि वो हमारे पास फॉरेन ऑफिस में महफूज है, और फिर उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग में बताया गया मौजूदा हुकूमत की कि जी वो गायब हो गया है। तो ये इन सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि ये क्या मतवक्के तो था कि मोहम्मद आजम खान साहब जो है एक वादा माफ गवाह बनेंगे, लेकिन आपको अब लगता क्या है, क्योंकि PTI के भी इस पे कुछ सवालात आ चुके हैं सामने? मैं ये कहता हूं कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमने हमेशा देखा, मैं अगर दायरे के कानूनी पहलू पे तो बड़ा तफसील से बात हो चुकी है, लेकिन जो हमें नजर आ रही चीजें कि पहली मरतबा ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हो रहा। हर कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कोई इसी किस्म का शोर मचता है। जमीर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। माफ कीजिएगा। तो मैं ये कहता हूं कि हर कुछ अरसे के बाद इसी तरह का जो है शोर मचता है, और वो सिर्फ किरदार बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, कहानी कमोबेश यकसा होती है। आपने खुद अपने इब्तिदाई कलमात में 164 का जिक्र किया कि जो इसाक डार साहब ने जिनसे ली गई थी, बड़ी भारी कॉपी थी, वो बहुत एक कहते हैं ना एक जबरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट था। फिर देखते ही देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, और वो जो भी उन्होंने इतराफात किए होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दीगर जो मतलब है फाइनेंशियल जो क्राइम्स उसके हवाले से, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो सीधी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी जिस तरह से भी क्योंकि तफसीलात का आना बाकी है, और कुछ अभी जो हमारे मोअज़्ज़िज़ वकील साहब बात कर रहे थे कि जी अंडर ड्यूरेस ना लिया गया हो वो बयान, जो है ये ना हुआ हो कि जनाब वो शख्स जो है उसको मजबूर किया गया हो, तो बहुत सारी चीज़ों की वजाहत होना बाकी है इस वक्त। और ये वजाहत भी बाकी कि इतने दिन जो है आजम खान साहब कहाँ थे, किसके पास थे। तो चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जब जमा मकान किसी के खिलाफ हो जाता है, ज़मीर साहब आप उसे बेहतर जानते हैं, तो कम अज़ कम वो कहते हैं ना कि नियर टर्म के अंदर उसके लिए चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। वही चीज़ मैं देख रहा हूँ PTI और जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके साथ होने जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी तोशा खाना का केस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हरकत आ रही है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं उनकी जो इद्दत वाला केस है वो सामने आ गया है, 9 मई सब सामने आ गया है जी, और 9 मई का केस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर और उसमें, और मगर मैं ये कहता हूँ तो मुझे फ़र्क ये नज़र नहीं आ रहा कि माजी में हर सियासी जमात और इस मुल्क का हर सियासी रहनुमा कमो बेश इल्ज़ामात की नौयत ज़रा सी 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन इसी तरह के इल्ज़ामात से गुजरा है। आप याद कीजिए वो जो हाई जैकिंग का केस बना था मुशर्रफ साहब के दौर में नवाज शरीफ साहब, वो भी बड़ा ही संजीदा केस था, और वो कोई ऐसे ही कोई ख्याली केस नहीं था। मतलब वाकई ऐसा हुआ था कि जहाज को लैंड नहीं करने दिया गया,
लेकिन फिर हम देखते हैं कि मतलब है वो चीज़ें चली, बड़े ज़ोरों शोर से चली, लेकिन आज जो है नवाज शरीफ साहब उसके बाद फिर दोबारा मेन स्ट्रीम के अंदर आ गए, फिर उनको निकाल दिया गया, फिर दोबारा उन्होंने अपने लिए जगह बना रहे हैं वो। तो बड़ी दिलचस्प हमारे मुल्क की सूरत हाल है, क्योंकि हमेशा इसके हीरो और विलन बदलते रहते हैं। जो आज हीरो है तो जरूरी नहीं कि वो कल भी वो हीरो ही हो, वो कल को विलन हो सकता है, और विलन जो है वो हीरो हो सकता है। तो हम जैसे जो हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपने सर खुजा सकते हैं। और उसमें फिर मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि अब किसी खबर पे यकीन नहीं रहा, किसी मतलब है कि आपको पता नहीं चलता कौन सी बात कहाँ पर सही है, क्योंकि इतनी गर्द उड़ाई जा चुकी है हर चीज के मामले पे। अब मैं यकीन से नहीं कह सकता कि जो हमने माजी में बातें सुनी थी वो गलत थी, या आज जो बातें बताई जा रही हैं वो गलत है, या वो सही थी और या आज सही है। सही सवालात हैं और ख्याल में हर पाकिस्तानी के जहन में है, और बड़े जेन्युइन सवालात हैं। सही बिल्कुल। कैसर अहमद शेख साहब, आज तो पीडीएम बहुत खुश होगी और फिर आपकी अलाइड पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत खुश होगी। आपको क्या लगता है कि ये इन हालात में लाकर चेयरमैन पीटीआई को आप लोग चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द बिहाइंड द बार्स हों, ताकि आप लोग बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर सकें? तो क्या इतना खौफ है उनका अभी भी? क्योंकि कहा यह जाता है कि वोटर सपोर्ट अभी भी शायद वो जो है पीटीआई की मौजूद है, तो जब वो सीन पर नहीं होंगे, मंजर आम पर नहीं होंगे, तो शायद आप लोग कंफर्टेबल होंगे। तो ये तो आज तो एक बड़ी एक कामयाबी आपको मिली है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बाकायदा तौर पर वादा माफ गवाह बन रहे हैं, 164 का बयान जो है रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और वो जो एक साइफर के हवाले से एक कहानी थी उसके नए पहलू भी अब सामने आने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर साहब, देखिए आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के। जो भी आपने बातचीत जो हो रही है, ये तो ऐसे प्रज्यूम किया जा रहा है कि सब जैसे कोई घड़ी हुई कहानियाँ हैं, या ये ऐसा होता रहता है पाकिस्तान में, ये हो रहा है। जब तक सामने एविडेंस ना आ जाए, एक केस आया है, आज़म खान कोई मामूली आदमी नहीं है, वो सीजन ब्यूरोक्रेट हैं, और वो उन्होंने पूरा पाकिस्तान के टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट उन्होंने पूरा दौर गुजारा है, और वो सामने आए हैं। इस बात की आप इस तरह आप गिर्द इसकी उड़ा रहे हैं जैसे कि ये कोई वाक़या ही नहीं है और ऐसा ही होता रहता है, यही होता रहा है। देखिए ये ऐसा बात नहीं है। देखिए उनके क्या एविडेंस है, क्या मामलात है, सामने आ जाने दें कोर्ट्स में। अब आप मुझे बताइए कि फवाद को बहुत अरसा अंदर रखा गया। वो अपने स्पेशल सेक्रेटरी थे अपने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के, तो क्या उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया या उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई? आप इसहाक डार साहब के उस पुराने केस को, शायद वो 20-25 साल पुराना केस है, उसको रेफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल वो वाक़या है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं जो कि हालात आ रहे हैं। और आज अमेरिका ने ऑफिशियली, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कह दिया कि कोई साइफर वाली कहानी नहीं, हम कई बार तरदीद कर चुके हैं, हम पाकिस्तान से अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। पता नहीं क्या वजह है कि जो बात भी के खिलाफ आती है वो आप इस तरह कह देते हैं शायद कि ये कंकाक्टेड है और ये घड़ी गई है और ये शायद यही उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है ना, देखिए सारे तो उनको छोड़ गए। ये क्या पार्टी है जिसका हमारे यहाँ भी होता रहा, हमारी पार्टियों में भी मुखालफत होती रही, क्या कुछ नहीं हुआ 3.5 साल में, किसको नहीं पकड़ा गया, क्या कुछ इल्ज़ाम नहीं लगाए गए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून या पीपल पार्टी या JUI का कोई एक बंदा भी मुनर्रिफ हुआ, कोई एक भी बयान आया हमारे पार्लियामेंटेरियन की तरफ से? एक तो 20-22 इनके MNA पहले इनसे हटके, इनके दौरे इक़्तिदार में हटके हमारे वहाँ बैठे हुए असेंबली में, फिर इन्होंने पता नहीं क्यों ये सारी असेंबलियाँ तोड़ दी। सही फरमाया आज जो खट्टर साहब की जो बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें सामने आ जाएं कि ये जानबूझ के अवॉइड क्यों किया गया है मामला, क्यों ये असेंबलियाँ तोड़ी गई, ये सारे बड़े राज हैं जो सामने आएंगे। तो इन्हीं की पार्टी, क्या वजह है कि इन्हीं के सारे लोग हर लेवल पे इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना, आप सामने दीजिए कि पिछले 10-15 साल में। बिल्कुल सही है जी। इस पे कोई दो राय कैसर शेख साहब, हम कोई इसको नहीं, लेकिन ज़मीर हैदर साहब जिस तरह की आप डिस्कशन कर रहे हैं वो तो प्रज्यूम कर रहे हैं, और कैबिनेट ने जब FIA को शेख साहब जी, हाँ जी,
जी शेख साहब, हम कतई तौर पर इसको कोई मजाक में नहीं ले रहे और हम ये नहीं कह रहे कि जी ये भी पुरानी की तरह खत्म हो जाएगा, हम नहीं कह रहे। लेकिन वो जो 164 का बयान था इसहाक डार साहब का, वो तो बाद में आके उन्होंने कहा कि जी मुझसे जबरदस्ती लिखवाया गया था। तो एक अहमियत होती है 164 के बयान की, उसका एक प्रोसीजर होता है, उस हवाले से बात हो रही थी। लेकिन FIA ने जब 25 जुलाई को बुला लिया है और बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, तो उस हवाले से बड़े मामला सीरियस हैं, हम इसको हवा में नहीं उड़ा रहे। एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, एक सीक्रेसी एक्ट का मामला है, तो ये कोई छोटे इल्जामात नहीं है और ये बिल्कुल जेन्युइन इल्जामात हैं। हम इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहे और इसको जिस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो भी एक गलत तरीका था। मुझे सेनेटर बहरामन तंगीद साहब की तरफ जाना है। बहरामन तंगीद साहब, अगर इजाजत दें तो क्विकली ब्रेक के बाद आपकी तरफ आ जाता हूं, तो ताकि फिर आपसे जरा तफसीली बात कर सके। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सेनेटर बहरामन तंगीद साहब से भी बात करेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। मामला बड़े संगीन हैं क्योंकि ये एक साबिक वजीर आजम के हवाले से मामला है। FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऑडियो लीक्स भी अब उसकी भी इजाजत दे दी गई है कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। अब देखना यह है कि ये मामला किस तरह चलेंगे और इस पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर बहरामन तंगीद साहब, जो सूरत हाल है, FIA ने 25 जुलाई को साबिक वजीर आज़म, मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको तलब कर लिया है। इल्ज़ामात बड़े संगीन हैं क्योंकि फेडरल कैबिनेट ने जो डायरेक्शंस दी थी FIA को, उसमें कहा था कि जो चार्जेस लग रहे हैं उनके ऊपर वो बड़े संगीन हैं और नेशनल सिक्योरिटी और जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको ब्रीच किया गया, उसकी मतलब उस हवाले से है। और एक मतलब बगैर ऑथराइजेशन के एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है उसके मुतल्लिक बात की गई और उसके पॉलिटिकल एसोसिएट्स ने भी की, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और उनको बाकायदा दोबारा तीसरा नोटिस सर्व है, 25 जुलाई को बुलाया गया है। अब आप मुझे बताएं कि ये इससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें आप लोग देख रहे हैं आते हुए साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर, गुज़िश्ता हुकूमत के वज़ीर आज़म पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर साहब, आपके सवाल से पहले मैं 1 मिनट के लिए मुझे आप मौका दे दें कि मैं अभी हमारे एक साथी जदून साहब ने कुछ कहा और मुल्क के साबिका प्राइम मिनिस्टर को साथ एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी बराबर का शरीक कंसिडर किया, तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत दुख की बात है जो 2 वाक़यात को जो अपनी नज़र से हमारे कुछ साथी उन पे तबसरे करते हैं और अपनी नज़र से और अपनी सोच के मुताबिक उनको एक शक्ल देते हैं, तो ये मुल्क के साथ, मुल्क की डिग्निटी के साथ, अपाई पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालिमियत के साथ मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। अगर जो साइबर का शोशा छोड़ा है एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, जो पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार है, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम पे वार था, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमजोर करने के लिए और पाकिस्तान के साथ एक मुल्क के ताल्लुकात को खत्म करने का साथ शोशा था, उस पे भी आज मेरे साथी ने जिस अंदाज से बात की तो मुझे सिर्फ मैं दुख कह सकता हूं। और अगर 9 मई के वाकयात को भी लोग सियासी रंग देते तो ये भी एक ज्यादती है। 9 मई के वाकये को और साइबर के शोशा छोड़ने वाले पे, इन 2 चीजों पे हमें सियासत से हट के, सियासत से बालातर हो के हमें बात करनी चाहिए। अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक कागज को लहरा के कहा पाकिस्तान के अवाम को, उनको गुमराह करने की कोशिश की कि ये पाकिस्तान में मेरी हुकूमत को खत्म करने के लिए अमेरिका ने साजिश की, और आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 164 बयान देकर पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को साबित किया कि एक्स प्राइम मिनिस्टर झूठा था,
उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, सियासत करने के लिए पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार किया, तो हम इस पे बात नहीं करते हैं। हम इस पे बात ये करते हैं कि ये इसको इस वक्त होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। एज ए पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूं कि इन दो केसेस पे इमरान को निशानी इबरत बनाना चाहिए और कोई किसी चीज पर समझौता नहीं करना चाहिए। जो कि उसने कागज के टुकड़े को, उसने कागज को लहरा के कहा कि ये मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश हो चुकी है, और फिर एक प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि मुझसे गुम हो चुका है। ये पाकिस्तान का एसेट था, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स थे, और फिर एक प्राइम मिनिस्टर कह रहे कि मैं मुझसे गुम हो चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स। तो ये ज़मीर हैदर साहब मुझे बताएं कि हम इस पे डिस्कशन करें या हम इस पे बात कर लें कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसने ओथ लिया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, ओथ लेकर ये पाकिस्तान को बदनाम करने की जो कोशिश की, और फिर 9 मई में अपाजी पाकिस्तान के डिग्निटी पे वार करके मेरे शहादा के मुजस्सिमों को जलाकर राख कर दिया। हम इस पे भी सियासत करते हैं? नहीं। हमें जैसे कैसर अहमद शेख साहब ने कहा, मैं सपोर्ट करता हूं उनकी बातों को कि हमें कुछ चीजें सीरियस लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल बेसिकली बैरहमद तंगी साहब यही था कि आप लोग आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई मजीद वादाबाफ गवाह देख रहे हैं साबिक वजीर आजम के खिलाफ? मैंने ज़मीर हैदर साहब, मैंने आज से कुछ साल पहले मैंने के वज़रा को मुहातिब करके सेनेट में कहा था कि आप के खिलाफ वादमाब गवाह बनेंगे, और मैंने आजम खान के बारे में कहा था कि आजम खान वादमाब गवाह बनेगा, इसलिए सियासत और के रोल ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। और ये नहीं है कि तमाम लोगों के ज़मीर मर चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग ऐसे हैं, ऐसे थे कि अभी वो चाहते कि हम कौम को बता सके कि सियासत का जो ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आमिर ज़िया, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प मुझे लग रही है, एक बड़ी एक बहस छिड़ गई थी एक टाइम पर कि ये साजिश है या मुदाखलत है, और इस पर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग जो पीटीआई हुकूमत में हुई थी 37th मीटिंग, उसमें उन्होंने ये कहा गया कि दिस इज़ ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर जब 38th मीटिंग हुई, उन्होंने इस पर कहा कि रीअफर्म द डिसीजंस ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग। सो नाउ आई एम लॉस्ट अगेन, मुदाखलत या साजिश, और फिर अब 164 की स्टेटमेंट, फिर एक ऑडियो भी, 2 ऑडियोज भी हैं इस हवाले से। अच्छा ज़मीर साहब, बात ये कि हम जैसे जो सादा दिल लोग हैं वो उनकी समझ में आता है कि पहले कमरे में बैठ के साजिश होती है और उसके बाद जब अमल किया जाता है उसको मुदाखलत कहते हैं। मुदाखलत तो बिल्कुल एक कॉन्स्पिरेसी तो एक होता है ना कि आपने एक सोचा कि मैं ये करूंगा, या एक गिरोह ने, किसी मुल्क ने सोचा, किसी शख्स ने सोचा, या गिरोह ने सोचा कि हम साजिश कर रहे हैं। मुदाखलत ये हो गई कि आपने वो काम कर दिया, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ मुदाखलत, अब मुझे नहीं पता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तो हमारे मौजूद सेनेटर हजरात और जो लॉ मेकर्स हैं वो ज़्यादा डिफाइन बेहतर करेंगे, लेकिन इस आजिज़ को तो यही समझ में आता है कि बड़ा स्ट्रांगली वर्डिड था, उसमें हमारी फौज की आला क़यादत मौजूद थी, और ख़ुद जो अमेरिकन सफ़ीर को जब आपने डिमांड दिया था उसका मकसद ये था कि कुछ ना कुछ तो हुआ था, वरना आप बिला वजह एक सुपर पावर के वजीर उसको एम्बेसडर को बुलाकर क्यों उससे बातचीत करते। अब हो सकता है कि उसकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क हो कि जी वो एक्टिव रोल था, नहीं था, क्या था वो। अब ज़ाहिर है कि मैं और आप यहाँ बैठ के प्रोग्राम में फैसला नहीं कर सकते, वो तो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, फैसला साज, उनको ज़्यादा पता होगा। और उस पर भी हमने देखा कि पोजीशन में तब्दीली आई, जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो हमारे 2 दोस्त जो लॉ मेकर थे उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि जैसे हम पुराने वजीर आजम के किसी चीज़ों का दिफा कर रहे हैं। हम दिफा नहीं कर रहे, बतौर सहाफ़ी मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि जनाब जिस शद्दोमत के साथ आज हम पीटीआई की तारीफ कर रहे हैं और साबिक वजीर आजम की कर रहे हैं, तो मैंने अपने 32 साल जो जर्नलिज्म का कैरियर है, मैंने देखा कि कई मरतबा मुख्तलिफ सियासी प्लेयर्स के साथ इसी शद्दोमत के साथ जो है तोपों के दहाने खुले हैं, और ये बात रिकॉर्ड पर है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनकी ग्रेविटी को बढ़ा रहे हैं और इनकी कम कर रहे हैं। मैंने एक तारीखी हकीकत बताई
जब मेमो गेट स्कैंडल हुआ था तो याद है क्या तूफान मचा था? जमीर साहब आप भी कवर कर रहे थे, हम भी कवर कर रहे थे। हाईजैकिंग का केस जो था उस पर क्या तूफान मचा था? तो बात ये होती कि पहली बार फिर वो जो मतलब है कि बाकायदा किताबें लिखी गई कि हुर्रियत के लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के अपने दौरे में, क्यों नहीं हुई थी अपीसमेंट, तो ये सारी चीजें हैं और उसमें इतने ही इंटेंसिटी के साथ जो है लोग बात करते थे। और मैं ना उसको चैलेंज कर रहा हूँ ना मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि लेकिन मैंने एक सवाल उठाया और मेरे ख्याल में बड़ा जायज सवाल है कि कल के विलन एकदम हीरो हो जाते हैं और आज की जो हीरो है वो कल के विलन हो जाता है, मतलब है मुस्तकबिल के विलन होते हैं, आज विलन होते हैं ना, गुज़िश्ता रोज का हीरो था। तो ये हमारी सियासत का एक बड़ा तल्ख हकीकत है। आमिर बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन क्वेश्चन एक ये आता है कि ये आपने कहा कि कल के हीरो विलन और विलन जो है वो हीरो बन जाते हैं, तो कल के जो वादा माफ गवाह हैं वो फिर दोबारा कहते हैं कि जी अंडर ड्यूरेस, तो वो भी हमने देखा, मतलब इसहाक डार साहब के जो 164 का बयान था जिसमें काजी फैमिली की डिटेल्स भी थी हुदैबिया पेपर के मामले से। लेकिन सवाल ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतलात या कुछ मतलब पावर कॉरिडोर्स में इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि नेक्स्ट जो 164 का बयान जो शायद आएगा या वादा माफ गवाह सिर्फ बनेंगे वो साबिक वसीम अकरम प्लस होंगे? बिल्कुल इम्कान है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, एक चीज जो हमें समझ में आ रही है, जो जरा सा भी पाकिस्तान की सियासत पर नजर रखता है कि जमा मकान जो है इस वक्त वो पीटीआई के खिलाफ हैं। और अगले इलेक्शन में मैं नहीं देखता कि अगर पीटीआई की सिंबॉलिक प्रेजेंस भी होती तो बड़ी बात होगी। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में जो है बैलेट पर बल्ला होगा नहीं होगा, हो सकता है कि हो मतलब है, लेकिन उनके जो पार्टी लीडर हैं हो सकता है उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, हो सकता है कि वो गिरफ्तार हो जाए। तो बिल्कुल ये वाली सूरत हाल है और उसके अंदर मतलब है कि जाहिर केसेस भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि पाकिस्तान की सियासत में जो टेढ़ापन है और जो पोलराइजेशन है वो आपको हर टीवी प्रोग्राम में भी नजर आती है, जब सियासतदान एक दूसरे से बिलाफ करते हैं उस पर भी नजर आती है कि वो कम नहीं हो रही है। और अगर कोई ये समझे यकीनन कि मुबैना जराइम जो है वो बहुत संगीन होंगे, लेकिन मैं फिर भी अर्ज ये करूंगा कि इस मुल्क का जो बुनियादी तजाद है वो सिर्फ वो एक फर्द नहीं है, बल्कि हमारे पास जो एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ज्यादा पेचीदा और बड़ी हैं। बिल्कुल। तो हमें अपने नेशनल डिस्कोर्स को इतना सादा नहीं कर देना चाहिए कि अगर एक आदमी को जेल में डाल दें आप बिल्कुल जेल में डाल दें, उम्र कैद दे दें, जो मर्जी करना है करें, इससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं कर दें। लेकिन अगर उससे पाकिस्तान के दुख दर्द में कमी आ जाए, इस मुल्क को डायरेक्शन मिल जाए, लोगों का एतमाद बहाल हो जाए, मुल्क जो है वो कौम जो है मुत्तहिद हो जाए, एक बार उनका एतमाद अपनी रूलिंग एलीट पर हो जाए, बिल्कुल सही, और वो बिल्कुल जो मतलब है शुबहातें मेरे दूर हो जाए, मेरे से मुराद जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास पाकिस्तानी है, इनको अंदाजा नहीं हमारे लॉ मेकर्स को कि लोगों के अंदर कितनी इस वक्त जो है मायूसी है। मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ यही सवाल लेके जाता हूं कि बिल्कुल कैसर अहमद शेख साहब, ये है आप लोगों ने इंतखाबात में जाना है, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ी, लेकिन एक आम आदमी जो है इस वक्त तो वो तो आए रोज जो है परेशान होता जा रहा है और उसकी जो बेचैनी और परेशानी है उसका तमाम गुस्सा जो है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर निकल रहा है। और आप लोग समझते हैं कि ये कह देना कि जी वो पिछले 4.25 साल जो थे वो इकोनॉमिक लैंड माइन्स बिछा के गए और उस वजह से तबाह हो गए, तो आम आदमी शायद ये अभी इतनी जल्दी आसानी से खरीदेगा नहीं ये जो आपका बयानी है। ये देखिए ये आप लोगों का स्टेटमेंट है और ये मीडिया पे ही हो रहा है। मैं हल्के में रहता हूँ, 6 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 30 साल से सियासत में हूँ, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा कोई आम आदमी परेशान है। मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आम आदमी जो इनके बयानिए को सपोर्ट करता हो, जो पीटीआई का बयानिया है, देखिए उनके अपने सारे लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मेरा एक बेसिक पॉइंट है कि क्या वजह है, क्या इससे पहले हमारे लोग भी तो रहे, कोई एक बंदा हो सकता है, एक दो बंदे कोई हो भी ऐसे जिन्होंने मुखालफत, इनका तो पूरे के पूरी जमात पूरी के पूरी इनकी मुखालफत करी, ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर आम आदमी के लिए इन्होंने ये क्या जो आज तकलीफ में है आम आदमी, वो इन्होंने किया है 625 लोगों को 85,000 करोड़ रुपए जीरो और ऑलमोस्ट 0% पे 2-3% पे अमीरों को दे दिया ये कर्जा, और कहते हैं अमीर का पाकिस्तान कुछ और था और गरीब का और कुछ था। तो किसने बनाया था? ये जो मसला हुआ है आज IMF का बयान है, मेनली उन्होंने मोरद इल्ज़ाम ठहराया है प्रीवियस गवर्नमेंट को, जो आज के हालात हैं जो तकलीफ दे। मुझे समझ नहीं आ रही कौन सा आम आदमी, क्या आम आदमी के लिए इन्होंने काम किया है? अगर 1 करोड़ रुपए भी ज़मीर इधर आपको मिल गया होता 0% पे, तो आपको पता है आज 25% पे नहीं मिलता, 85,000 करोड़ रुपए। और मैं बार बार कह चुका हूँ, आम आदमी को इससे दिलचस्पी है कि सिर्फ अमीर आदमी को पीटीआई ने दे दी है,
क्या बना, आम SMEs का क्या बना, क्या ग्रोअर का क्या बना, क्या IT का क्या बना, किसी को कोई पैसा मिला है या कोई छोटे काश्तकार का या छोटे इंडस्ट्री या छोटे बिजनेसमैन को? ये तो सारे के सारा इन्होंने ये जो कार्रवाई की ये बिल्कुल ठीक है कि हमसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, होना भी बड़ा मुश्किल था। जो इन्होंने बीज बोए थे और जिस तरह ये झगड़ के गए थे IMF से, आज तो IMF ने स्टेटमेंट हर चीज़ खुल के सामने आ रही है। साइफर का आपने कहा तो आज अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी, कोई ऐसा मामला नहीं है किसी किस्म का। और हमारे पाकिस्तान से हम तल्लुकात चाहते हैं, हम तो चाहते हैं, हमने कभी भी ये सोचा नहीं और ना हम डिवीजन चाहते हैं कि भाई आप चाइना की तरफ हैं या हमारी तरफ हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर, क्या इकोनॉमी में किया इन्होंने, क्या कोई आपने सही फरमाया। और मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप ये समझ रहे हैं कि PTI जो है वो बहुत पॉपुलर है, लोग उनके भी इस बयानिए के खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसका ब्लेम आपके ऊपर ज्यादा देंगे, इसलिए कि वो आपकी हुकूमत में ज्यादा मुश्किलात और तकलीफों में गया। और इसके अलावा और नहीं मैं बात कर रहा था, यकीनन आपने जो बात की तो फिर तो वो शौकत तरीन वाला मामला जो है वो ज्यादा संगीन है, जो वो 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स को, 2 सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स को कह रहे हैं कि वाज़े तौर पर इंकार कर दो, तो वो भी तो मुल्की सालमियत के मामले में मतलब एक बहुत संगीन मामला था। उस पर भी जो है आप लोगों को चाहिए कि उस पर उसको भी लेकर चलें। तो शौकत तरीन साहब क्यों बच जाते हैं इस हवाले से? तो उस पर भी नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, यकीनन चीज़ें तो हैं, लेकिन जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने भी बात उठाई कि मसाइल कुछ और हैं लोगों के, और जिस तरह मैंने बात की ब्रेक पर जाने से पहले कि शौकत तरीन साहब ने भी तो बहुत बड़ा जुर्म किया था, और वो चेयरमैन PTI के ईमा पर किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जनाब आप बिल्कुल अपने नंबर्स शेयर ना करें और बिल्कुल इनको डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको सपोर्ट करने की। तो वो मामला कहाँ गया, उसको क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? ज़मीर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जो जहांगीर तरीन और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो कुछ डिस्कशन हो चुकी है और IMF को ब्लॉक करने के लिए, मना करने के लिए उसने एक साजिश की, लेटर लिखा। मैं आपको ज़मीर साहब बता दूं कि मुख्तलिफ जो पार्टीज है मुख्तलिफ हुकूमतों में आती हैं, कभी किसी की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, किसी ने जॉब नहीं दी है, किसी ने डेवलपमेंटल काम में कमी की है, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन में उनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, अवाम ने उनको पसंद नहीं किया है, अवाम ने उनको वोट नहीं दिया है। लेकिन ज़मीर साहब आप देख ले, जब से PTI की सियासत आ चुकी है इस मुल्क में, तो PTI के चेयरमैन ने अगर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो एज ए प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क में हो जाते थे उस मुल्क में पाकिस्तान की लीडरशिप को चोर, डाकू, लुटेरा और फिर उसके सामने कचकोल रखे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर ले, वो खाली खात वापस आके उस मुल्क में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। एज ए प्राइम मिनिस्टर जितने भी उसने विजिट किया उसने पाकिस्तान को बदनाम किया। जब वो हुकूमत से चले गए और जब प्राइम मिनिस्टरशिप उसकी खत्म हुई, उसी दिन से लेके आज तक अगर वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज देते हैं तो भी आप उसके इंटरव्यू सुने। जब उसने साइबर का जो अखबार जो कागज का टुकड़ा उठा के लहराया और उसने 9 मई तक जो कुछ किया वो भी पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया। आज भी PTI के जो वर्कर हैं वो वहां पे फ्लेक्सेस लगाते हैं न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में, लंदन में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है।
वो इदारों के खिलाफ साजिश है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो भी उसने अपने पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए, उसने अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान के बाकी बैरमन तंगी साहब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉरेन ऑफिस की कारकर्दगी के ऊपर जो है वो एक इवेंट था, उस पर उन्होंने बताया कि वो क्या क्या करते रहे। तो अब आपका क्या ख्याल है कि जो आपकी जो 1.5 साल से ज्यादा, तकरीबन 1.5 साल की जो एक कोशिशें थी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बेहतर करने में, पाकिस्तान के बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर करने में, तो अब क्या बहुत जो है वो मनोसलवा उतरना शुरू हो गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है? देखिए ज़मीर साहब, आज अगर आईएमएफ के साथ हम एग्रीमेंट करके जा रहे हैं तो ये हमसाये ममालिक के साथ, दोस्त ममालिक के तावन के साथ हम कामयाब हो गए। तो ये दोस्त ममालिक के साथ मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एज ए फॉरेन मिनिस्टर रोल है। और उसने पहला विजिट जो किया था, आपको याद है कि अमेरिका गया था एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और फॉरेन मिनिस्टर एज ए फॉरेन मिनिस्टर उसने अमेरिका में मैसेज दिया था कि मैं नॉट एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे आया हूं। और उसने वहां पे इमरान के उस रशिया विजिट को सही। चले मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ से और फिर फाइनल कमेंट आमिर ज़िया से लूंगा। कैसर अहमद शेख साहब, वे फॉरवर्ड, अब इंतखाबात तो तकरीबन चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जनाब बिल्कुल असेंबली अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, 2 सूबाई और नेशनल असेंबली, और इंतखाबात भी वक्त पर ही करने पर जो है वो कराने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन कोई परेशानी, कोई टेंशन, मतलब, और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि मजीद कोई वादा माफ गवाह और जो है घेरा तंग होगा साबिक वजीर आजम मौजूदा चेयरमैन पर? जी देखिए ज़मीर हैदर साहब, इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पे होंगे और होने भी चाहिए, और उसमें बल्ले का निशान बिल्कुल होना चाहिए, उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। कोई उनके खिलाफ, मेरे ख्याल में उनको पॉलिटिकल उनके सामने मुकाबला करें। ये जो कहा जा रहा है ना कि बहुत पॉपुलर है, लोग चाह रहे हैं, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हम भी लोगों में रहते हैं, तो बात यह कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहिए। ये जमहूरियत है, यही जमहूरियत है, और बिल्कुल 100% होनी चाहिए। इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन ये जो IMF से समझौता, मैं आपको पाकिस्तान के आने वाले दिनों को बेहतर देख रहा हूँ। हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी, हमारी इंशाल्लाह पर कैपिटा इनकम भी लोगों को, और महंगाई में आमिर ज़िया साहब हो रही है, शुरू हो गई है, लेकिन वक्त लगेगा। आमिर ज़िया, ये जी दो बातें आमिर ज़िया, ये जो सारी आज भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी सामने होने को जो हैं होंगी, तो आपको क्या लगता है कि ये जितनी तेज़ी पकड़ रही हैं ये सारी डेवलपमेंट्स, तो इससे तो लगता है कि फिर इंतखाबात होंगे? क्योंकि अभी भी बहुत जगहों पे ये बात हो रही है कि जी ठीक है, हो सकता है केयर टेकर सेटअप आ जाए, टाइम पर आ जाएगा, लेकिन फ्लड्स की सूरत हाल हो सकती है। मईशत के हवाले से तो चले अब मामला शायद IMF के साथ बेहतरी के बाद ना कुछ इतने ख़राब हों, लेकिन अभी भी कुछ डाउट्स, इफ एंड बट्स चल रहे हैं। जाहिर कि इस मुल्क में अंदेशे लोग वसवसे फैला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी ज़्यादातर जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनकी ख्वाहिश है कि इंतखाबात जो है वक्त पर हों। अब 60 दिन में हो, 90 दिन में हो, ये एक अलग बात है। बड़ी खुशी की बात है कि सियासी जमातों को ये भी एहसास है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और इंतखाबात मुनसिफाना होने चाहिए, ज़ाहिर गैर जानिबदाराना तरीके से ऑर्गेनाइज हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें अगर आप किसी पार्टी को बाहर रख के करते हैं तो उससे आप अगले 5 साल के लिए एक तनाज़ा खड़ा कर देंगे और पाकिस्तान की सियासत में टेढ़ापन लाएंगे, तो उससे गुरेज करना चाहिए। आखिरी बात मैं कहूँगा, तमाम सियासी क़ुव्वतें जो है वो शामिल नहीं है कि उन्होंने किसी न किसी हवाले से मुतनाज़ा बनाया है फौज को। उसमें नून लीग का एक अपना किरदार रहा, PTI के ऊपर अभी रिसेंट एलिगेशन आ रहे हैं। इस चीज़ से गुरेज होना चाहिए। जब तक सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मिलके आज नहीं चलेगी, एक विजन के साथ नहीं चलेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक पेज पे होना कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छी बात है। और जो भी पॉलिटिकल फोर्स है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को ये हक होना चाहिए कि वो इंतखाबात लड़ें और अवाम के पास ये फैसला है कि उन्होंने किसको मुंतखब करके ताकत के ऐवानों में भेजना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।